हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये मैं बायोलॉजी वाला और केमिस्ट्री वाला दोनों चैप्टर इसमें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो देखो, जैसे ये नाम सजेस्ट कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो जो इनिशियली डेफिनेशन दी गई थी ना इसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो क्या थी? तो उसमें बताया गया था हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन समझ नहीं आ रहा कुछ? तो देखो बेटा, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ? जिसमें कार्बन की कुछ हाइड्रेट्स बन रही हो। ठीक है, जैसे कोई कार्बन मॉलिक्यूल है जिसके एक्स मोल मान लो। ठीक है, जो एक्स में नंबर में और हाइड्रेट्स वो वाई है। ठीक है, तो ऐसे कार्बन जिसके हाइड्रेट्स थे उसको ही बोला गया कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला दिया गया था। ठीक है, CxH2O। ठीक है, तो ये क्लासिकल डेफिनेशन थी इसकी। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि कुछ कंपाउंड्स मिले हमें, जैसे कि एसिटिक एसिड। जैसे हमें मिला एसिटिक एसिड। ठीक है, अब एसिटिक एसिड क्या था? CH3COOH। ठीक है, अब ये कंपाउंड ये है क्या? एसिड है तो ये एसिड, लेकिन ये इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब एसिड भी कार्बोहाइड्रेट हो गया अगर क्लासिकली देखा जाए तो। फिर हमें एक कंपाउंड मिला रेमनोज। ठीक है, क्या मिला हमें? रेमनोज। अब ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर हमें क्या है कि जैसे जैसे मॉडर्न होते गए हमें डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जो फिर नई डेफिनेशन दी गई ना कार्बोहाइड्रेट की, तो वो लिखो। ठीक है, तो फिर नई डेफिनेशन आई इसकी, वो थी पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है? तो ये जो इसकी थी, ये थी मॉडर्न या न्यू डेफिनेशन या रियल डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या थी इसकी? रियल डेफिनेशन। अब इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी में पता है OH ग्रुप होता है। ठीक है, पॉली मतलब एक से ज्यादा, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें एक से ज्यादा OH ग्रुप हो। ठीक है, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिसमें कायरल कार्बन हो। ठीक है, अब कायरल कार्बन क्या होता है? जिसमें कायरल कार्बन हो। अब कायरल कार्बन क्या होता है? देखो, ऐसा कार्बन जिसपे, अब कार्बन की कैडेंशियल प्रॉपर्टी 4 होती है, चार बॉन्ड बनाता है। तो मान लो ये कोई एक ए के साथ बनाया, बी के साथ बनाया, सी के साथ, यहाँ पे डी के साथ। तो ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा हो, उस टाइप को हम बोलते हैं कायरल कार्बन, जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड हो। अब कार्बोनाइल कंपाउंड क्या होते हैं? तो देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड में हम दो कंपाउंड पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड। क्या पढ़ते हैं? एल्डिहाइड। और दूसरा पढ़ते हैं हम कीटोन। ठीक है, तो ये जो इसकी रियल डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की, कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये इसकी रियल डेफिनेशन थी। अब इसमें देखो एल्डिहाइड आ गया और कीटोन आ गया, तो ये आप नई डेफिनेशन है वो आप लिख लो। ठीक है,
ठीक है, और वो एग्जाम्पल लिख लेना रेमनोज वाला, ठीक है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में हम कैन शुगर, ग्लूकोज और स्टार्च, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। वो आगे हम डिटेल में देख लेंगे, लेकिन आप लिख लो कैन शुगर हो गया, कैन शुगर हो गया। पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे हम, ठीक है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा। ग्लूकोज हो गया और शुगर हो गया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया और स्टार्च हो गया, ठीक है। तो आप लिख लो, ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लो आप, ठीक है, ये लिखो आप, ठीक है। और इस डेफिनेशन को हम एक और तरीके से देख सकते हैं। अब किस तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है, या फिर जिनका हाइड्रोलाइसिस कराने पर, ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड हो, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनका हाइड्रोलाइसिस करवाने पर, जिसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके वाटर के साथ रिएक्शन, ऐसे कंपाउंड जिनके वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड मिल जाए, या तो हो, या ऐसे कंपाउंड जो पॉलीहाइड्रोक्सी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन थी, ठीक है। इसी को हमने दूसरे पार्ट में बताया, ठीक है। अब अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ठीक है। अब देखो अदर नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट का अदर नेम हम क्या लिखते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैकराइड्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, सैकराइड्स बोलते हैं। ये क्या है, इसका अदर नेम है, क्या है, अदर नेम। अब ये अदर नेम आया कहाँ से, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसमें सैकरोन का मतलब होता है, सैकरोन का मतलब होता है, ठीक है, शुगर, ठीक है। जिसमें सैकरोन का मतलब क्या होता है, सैकरोन का मतलब होता है शुगर, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आप लिख लो, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का, कि भाई कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी होती है ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, हम किसके बेस पे देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे। हाइड्रोलिसिस क्या होता है, ठीक है, जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो जो कंपाउंड्स बनेंगे, ठीक है, कंपाउंड्स हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे हम 3 टाइप के कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। फर्स्ट होता है मोनोसैकेराइड्स, सेकंड होता है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है, और थर्ड होता है पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होगा, ठीक है, बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो मोनोसैकेराइड, जब हम किसी कंपाउंड की वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पर हमें सिंगल यूनिट मिले, ठीक है, ये क्या है, सिंगल यूनिट है, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइसिस ना हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोलाइसिस इस हद तक हो सकता है, इससे आगे हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। तो सिंगल यूनिट मिल रही है तो वो कंपाउंड होते हैं मोनोसैकेराइड्स, या फिर जिसकी 2 से 10 तक यूनिट मिले वो होता है ओलिगोसैकेराइड, और मोर देन 10 यूनिट्स मिले हमें तो वो होते हैं पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। तो आप ये भी लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। और जैसे ओलिगोसैकेराइड में हम स्पेशली डाइसैकेराइड पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड पढ़ते हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, डाइसैकेराइड के अंदर हम पढ़ते हैं सुक्रोज, ठीक है, लैक्टोज, ठीक है। तो मैं आपको आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या होता है इनकी स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। तो आप पहले ऐसे सिंपली लिख लो, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड के अंदर हो गया, पॉलीसैकेराइड के अंदर देखो स्टार्च हो गया,
सेलुलोज हो गया, और एक सबसे इम्पोर्टेंट गम्स, ये याद रखना आप, ये एग्जांपल भूल जाते वैसे। जो गम्स होते हैं ना वो भी पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या गम्स होते हैं वो भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है ये, ठीक है, ठीक है। तो आप ये लिख लो पहले, ठीक है। तो जो ओलिगोसेकेराइड है उसको हम डाइसेकेराइड बोलते हैं, ट्राइसेकेराइड बोलते हैं, टेट्रोसेकेराइड बोलते हैं, ऐसे 10 तक हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इतना लिख लो, ठीक है। ठीक है, लिख लिया। अब देखो मेनली हम डाइसेकेराइड पढ़ते हैं, ओलिगोसेकेराइड में हम क्या पढ़ते हैं, डाइसेकेराइड, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, डाइसेकेराइड्स, ठीक है। डाइसेकेराइड्स के अंदर हमारे कंपाउंड आते हैं सुक्रोज, सबसे पहले आता है सुक्रोज, ठीक है। सेकंड हम पढ़ते हैं माल्टोज, और थर्ड हम पढ़ते हैं लैक्टोज। तो जनरली ये 3 पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसको हम आगे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, क्योंकि ये ओलिगोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, ओलिगोसेकेराइड में आता है डाइसेकेराइड। तो इसके अंदर इसको याद करने की ट्रिक, अगर हम इसको हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये 2 यूनिट में टूट जाएगा क्योंकि ये डाइसेकेराइड है। तो एक तो टूटेगा ये जी ग्लूकोज, एक टूटेगा ये फ्रक्टोज। तो आप इसको ऐसे याद कर लो, जो सुक्रोज होती है उसकी गर्लफ्रेंड होती है जीएफ, उसकी होती है जीएफ, ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा ये किस में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। फिर देखो माल्टोज, माल्टोज को आप याद कर सकते हो जीजी, ठीक है। माल्टोज होती है वो जीजी होती है, जीजी किसको बोलते हैं, सिस्टर को, तो माल्टोज होती है जीजी, ठीक है, ठीक है। और आप लैक्टोज, अब लैक्टोज को कैसे याद कर सकते हो, जीजा, आप इसको जीजा से याद कर लो लैक्टोज। अब जीजा कैसे, देखो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों को याद कर लोगे ना, तो थर्ड वाला वैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये टूटेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये गैलेक्टोज में टूटेगा, ठीक है। तो आप इससे याद कर सकते हो, सुक्रोज को याद करने की ट्रिक है जीएफ, सुक्रोज की जीएफ होती है, ठीक है, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। माल्टोज की जीजी होती है, और जो बचा इसके अंदर गैलेक्टोज आ ही जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, लिख लो आप, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉलीसेकेराइड। तो एनसीईआरटी में एक लाइन दी है पॉलीसेकेराइड्स के लिए। तो देखो पॉलीसेकेराइड देखते हैं, पॉलीसेकेराइड क्या होता है, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड के लिए एनसीईआरटी में लाइन दी है, दे आर जनरली नॉट स्वीट इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। तो ये जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये स्वीट नहीं होते, ठीक है। तो पॉलीसेकेराइड्स आर नॉट जनरली स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर्स। तो इसीलिए इनको क्या क्या बोलते हैं, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर, ठीक है। आप ये लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। तो पॉलीसेकेराइड को हम नॉन शुगर भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे देख लिया कितने टाइप के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड, ठीक है। सॉरी, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, जिसको ओलिगोसेकेराइड भी बोलते हैं, जो 2 से 10 तक होती है, और फिर पॉलीसेकेराइड होती है, ठीक है, जो स्वीट टेस्ट में नहीं होती, ठीक है। अब सेकेंड क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन फर्स्ट देख लिया हमने, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस के बेसिस पे। अब देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन।
तो देखो सेकंड क्लासिफिकेशन किसके बेस पे करते हैं, तो सेकंड क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ये सेकंड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं इसका, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऐसी से, ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग पावर पे, ठीक है, या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो फर्स्ट हमने पढ़ लिया, अब सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो देखो रिड्यूसिंग पावर के हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट्स को दो टाइप के बोलते हैं, ठीक है। एक होता है रिड्यूसिंग और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, एक होती है रिड्यूसिंग शुगर और एक होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, ठीक है, ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर वो होती है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जिनमें हेमी एसिटल लिंकेज पाया जाता हो, वो रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है, ठीक है, ये आप याद रख लेना, ठीक है। इनमें क्या होता है, हेमी एसिटल लिंकेज, ठीक है, इनमें क्या होता है, हेमी एसिटल लिंकेज। अब ये हेमी एसिटल लिंकेज क्या होता है, ठीक है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हेमी एसिटल लिंकेज या हेमी कीटल लिंकेज, ठीक है, या क्या बोल सकते हैं हम, हेमी कीटल लिंकेज, हेमी कीटल लिंकेज। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज पाया जाता हो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जिसमें नहीं पाया जाता हो ये दोनों लिंकेज, वो होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग पावर के बेस पे हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो इसका फायदा क्या है, अगर हमारे पास ऐसे लिंकेज हो तो, अगर ये हेमी एसिटल लिंकेज या हेमी कीटल लिंकेज होगा तो ये क्या करेंगे, देखो ये टेस्ट देंगे, हम टेस्ट पढ़ते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज होने का फायदा ये है कि अब जब हम इसका टेस्ट करवाएंगे ना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का, ठीक है, तो ये जैसे टॉलरेंस, ठीक है, टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस के साथ ये रिएक्शन कर जाएंगे। टॉलरेंस टेस्ट होता है, फेलिन टेस्ट होता है, ठीक है, फेलिन टेस्ट होता है, बेंडिक टेस्ट होता है, ठीक है, टॉलरेंस टेस्ट, फेलिन टेस्ट, बेंडिक टेस्ट, ठीक है। तो ये जब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो ये रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जो शुगर रिड्यूस हो जाती है ना, किसकी वजह से, इस हेमी एसिटल लिंकेज की वजह से हो जाती है, ठीक है, ठीक है, जिनमें ये हेमी एसिटल लिंकेज पाया जाता है वो ये टेस्ट दे देती है। तो जो रिड्यूसिंग शुगर होगी ना वो ये सारे टेस्ट दे देगी, ठीक है, और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी वो ये टेस्ट नहीं देगी, ठीक है। तो देखो ये सबसे ये फायदा है कि हेमी एसिटल लिंकेज पाने का फायदा क्या है कि ये सारे टेस्ट मिल जाएंगे इससे, टॉलरेंस टेस्ट हो जाएगा, फेलिन टेस्ट हो जाएगा, बेंडिक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लो, ठीक है, ये याद कर लेना आपको। ठीक है, तो देखो थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का, क्या देखते हैं, थर्ड क्लासिफिकेशन। तो थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, किस पे देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, ठीक है, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हम पहले नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे हम दो देखते हैं इस पे, एक तो हम पढ़ते हैं एल्डोज शुगर फंक्शनल ग्रुप के बेस पे और नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे, एक तो पढ़ते हैं एल्डोज शुगर, एक पढ़ते हैं कीटोज शुगर, ठीक है। तो एल्डोज शुगर में जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड, जिसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो वो एल्डोज शुगर, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो, फंक्शनल ग्रुप क्या हो, कीटोन हो, वो होती है कीटोज शुगर। तो ये दो शुगर, अब इनके टेस्ट सारे वो हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए ठीक है, इतना ही।
और नेक्स्ट क्लास में, आज आप ये याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकी रिएक्शन सारी करवा दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।